अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ऑटम 2009 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और ये लेबर कॉस्टिंग से पर्टेन करता है। अगर आप मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर और ये एक्सेल की फ़ाइल भी मांग सकते हो। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के साथ सॉल्व करूं। ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग जो है रेलेवेंट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ करना ये है कि मैं आप लोगों के साथ इस पास पेपर को सॉल्व करूं। तो ज़रा पास पेपर को समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है ये। हमारे पास सवाल कहता है कि टॉय लिमिटेड इज़ इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट हिस्ट्री। द मैनेजमेंट हैज़ एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एज फॉलोज। पिछली हिस्ट्री के हिसाब से मैनेजमेंट ने ये इंफॉर्मेशन जमा करी है। तो रॉ मटेरियल 5 किलोग्राम्स एट ₹40 पर केजी, लेबर 10 आवर्स एट ₹25 पर आवर, variable overhead 60% of direct labor and total. The annual production requirement is 100,000 units. ठीक है जनाब। The management has been deeply concerned with the performance of its labor as it has been witnessing various inefficiencies. The Industrial Relation Department has recently carried out a study under the guidance of a consultant. It has put forward a plan whereby the company's wage policy is to be revised as under. कंसल्टेंट ने ये कहा है कि कंपनी में जो वेजेस की पॉलिसी है उसको रिवाइज करें। रेट ऑफ वेजेस विल बी इंक्रीज बाय 12%, 12% से वेजेस बढ़ा दें। वर्कर्स हु परफॉर्म देयर टास्क इन लेस देन द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 10 आवर्स पर यूनिट वुड बी गिवन अ प्रीमियम ऑफ ₹18 पर आवर सेव्ड। जो वर्कर ऐसा होगा जो अपनी टास्क जो है वो 10 घंटे के एस्टिमेटेड आवर्स जो हैं उसे पर यूनिट कम में परफॉर्म करेगा, उसको मैं 18 पर आवर सेव्ड का प्रीमियम दूँ। द कंसल्टेंट इज ऑफ द व्यू दैट द फॉलोइंग एफिशिएंसीज कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इंट्रोड्यूसिंग द अबव चेंजेस। और कंसल्टेंट का ये कहना है कि ये ऊपर वाले अगर हम चेंज लेकर आए तो क्या होगा। रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड्स वेस्टेज ऑफ 7%, इट विल रिड्यूस टू 3%। रॉ मटेरियल अभी 7% ज़ाया होता है, फिर 3% ज़ाया होगा। 70% of the workers will work more efficiently and improve their efficiency by 20%। 70% वर्कर्स जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे और अपनी एफिशिएंसी 20% से बढ़ाएंगे। ओवरहेड्स विल बी रिड्यूस टू 55% ऑफ द रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओवरहेड्स की अमाउंट 55% हो जाएगी। 55% किस चीज़ का? डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट का, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है और नई वाली यानी कि रिवाइज कॉस्ट का। The quality of production will improve and the rate of rejection will be reduced by 4 to 3%. Rejected units are sold at ₹150 each. तो इस सवाल में लेबर कॉस्टिंग तो है ही है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ हद तक डिसीजन मेकिंग जो है वो भी इन्वॉल्व है। Determine whether it will be beneficial for the company to adopt the wage plan recommended by the Industrial Relations Department. क्या जो ऊपर वेज प्लान दिया हुआ है, हमें ये वेज प्लान जो है इस पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस सवाल को आप लोग अच्छे से एक बार गो थ्रू करें, क्योंकि ये बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है। और ये सवाल पढ़कर ज़रा फिर हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से ज़रा गो थ्रू ज़रूर करिएगा, ठीक है। हमें ये बताना है कि कंपनी के लिए ये वेज प्लान अडॉप्ट करना बेनिफिशियल होगा या नहीं। अच्छा, हमें पता है ना कि जो मेनली वर्किंग्स होती हैं किसी भी सवाल में, वो मटेरियल की कॉस्ट की होती है, लेबर के कॉस्ट की होती है, ओवरहेड्स की होती है। तो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले मटेरियल की वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं मटेरियल की। अच्छा जनाब, तो अभी की क्या सूरत हाल है। सवाल ये कहता है कि आप 5 किलो मटेरियल ख़रीदते हो, 1 किलो 40 रुपये का आता है और इसलिए टोटल 200 रुपये बनते हैं, ठीक है ना। और एनुअल प्रोडक्शन जो है ना वो 1 लाख यूनिट्स की है, ये भी याद रखिएगा। तो
वर्किंग कुछ इस तरह से कर लेते हैं हम कि हमारे पास अभी जो पोजीशन है वो ये है कि 5 किलो है, 40 रुपये फ़ी किलो है, और जो टोटल कॉस्ट बनती है वो 5 इंटू 40 200 बनती है। ये करंट सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा, प्राइस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है मेरे ख्याल में, रॉ मटेरियल की प्राइस चेंज नहीं हो रही है। जो चीज़ चेंज हो रही है वो ये है कि जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल है ना, देखो यहाँ पे 1 में लिखता है रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड्स वेस्टेज ऑफ 7%। जितना रॉ मटेरियल इनपुट करता हूँ 7% ज़ाया हो जाता है। इट विल रिड्यूस टू 3%। अब ये वेस्टेज 3% हो जाएगा। यानी कि अभी अगर मेरा इनपुट 5 किलो होता है ना, तो 5 किलो का 7%, विच मीन्स 0.35 ज़ाया हो जाता है। और आउटपुट जो होता है वो कितना होता है, 4.65 होता है। ठीक है, अभी जो है अगर मैं 5 किलो रॉ मटेरियल ख़रीदता हूँ तो उसका 7% यानी कि 0.35 ज़ाया हो जाता है, और जो आउटपुट होता है वो 4.65 होता है। ये प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर से रेलेवेंट कुछ वर्किंग है, इनपुट लेस लॉसेस और फिर आउटपुट। ऐसा हम प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में करते थे, एग्रीड। अब क्या होगा, अब आपके लॉसेस कम होंगे। आपके लॉसेस करेंटली 7% हो रहे थे, अब आपके लॉसेस जो है वो 3% होंगे। जब आपके लॉसेस कम होंगे तो आप फिर 5 किलो नहीं खरीदोगे ना, आप कम खरीदोगे। अच्छा, आउटपुट जो है वो तो 4.65 पर ही रहेगा, ठीक है ना। और अब हमें ये इनपुट ढूंढना, ठीक है। देखो ओरिजिनली क्या होता था, ओरिजिनली ये होता था कि 100 का अगर इनपुट है तो 7 का लॉस होगा और 93 बच जाएगा। अब क्या हो रहा है, अब अगर 100 का इनपुट है, तो 3 ज़ाया हो जाता है और 97 का आउटपुट है। इस तरह से आप रेशियो बना सकते हो। ओरिजिनली अगर 100 का इनपुट होता था तो 7 ज़ाया होता था और 93 बच जाता था। अब अगर 100 का इनपुट होगा तो 3 ज़ाया होगा और 97 बच जाएगा। इसका मतलब 4.65, अगर 97 हिस्से हैं तो 100 हिस्से ढूंढने हैं ना, तो 4.65 डिवाइडेड बाई 97 इंटू 100, यानी कि 4.7938 समथिंग आप परचेज करोगे। इसका जो 3% है वो ज़ाया हो जाएगा। और आप देख लें कि ये जो 4.65 है ना, ऐसे भी आ सकता है। कैसे, इनपुट माइनस लॉसेस। देखिए आपने, देखिए आउटपुट तो सेम रहेगा ना। ये प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में हमने डिस्कस किया है भाई। अगर मैं अभी 5 किलो इनपुट कर रहा था और इतना ज़ाया होता था तो इतना बच जाता था, और ये मेरे फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट में लगता था, ये तो इतना ही रहेगा। लेकिन अब ये रेशोज़ अप्लाई नहीं होंगे। ये रेशोज़ अप्लाई होंगे नहीं कि 100 अगर इनपुट होता है तो 3 ज़ाया और 97 बच जाता है। तो ये 97 हिस्से हैं, हम इसको ग्रॉस अप करेंगे, यानी कि हम इसको जो है वो 97 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर ऊपर लेकर आएंगे। ये वर्किंग मैंने दिखा दी आपको कि अगर इसका 3% लेते हैं और हम जो है वो इनपुट में से लॉसेस माइनस करते हैं तो एग्जैक्टली 4.65 पर ही हम आ रहे हैं। अच्छा, अब 1 लाख यूनिट्स की प्रोडक्शन है तो मटेरियल की जो टोटल कॉस्ट होगी, जो अब लग रही होगी, वो ये होगी कि 1 यूनिट के लिए अब मैं 4.793814 किलो ख़रीदूँगा 1 लाख यूनिट्स बनाने। और 1 यूनिट जो है, 1 किलो जो है वो 40 रुपये का आता है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, पर किलो जो रेट है वो 40 रुपये ही है। तो ये 4.7938 समथिंग इंटू 1 लाख इंटू 40, ये हमारी जो है वो अब नई वाली मटेरियल की कॉस्ट होगी। अच्छा सर, पहले क्या होती थी मटेरियल की कॉस्ट, करंट, और इसको हम कह देते हैं रिवाइज्ड। करंट क्या होती थी, करंट 5 इंटू 40, 1 यूनिट पे 200 लगते थे, और 1 लाख यूनिट्स जो हैं उस पर टोटल 2 लाख लगे। यानी कि अब क्या होगा कि तकरीबन 824743 की बचत हो रही है। ठीक है जनाब, ये एक वर्किंग हो गई। मटेरियल से रेलेवेंट और कोई बात नहीं नज़र आती। क्लॉज नंबर 1 मटेरियल का था, 2 लेबर से रेलेवेंट है, 4 जो है वो फिनिश गुड्स की रिजेक्शन से रेलेवेंट है, और शुरू में तो लेबर से रेलेवेंट ही बात है। अब हम आ जाते हैं अपने लेबर की वर्किंग पर। ठीक है, ऊपर हमने मटेरियल की कहानी कर ली, ये जितनी भी कहानी थी ये मटेरियल की कहानी थी। अब लेबर की कहानी कर लेते हैं।
लेबर करंटली क्या हो रहा है, करंटली जो है लेबर एक यूनिट पे 10 घंटे लेता है, 25 रुपये एक यूनिट पे 10 घंटे, 25 रुपये का एक घंटा, और 10 घंटे के टोटल बन जाते हैं 250 रुपये। ये करंट हो रहा, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ है रेट ऑफ वेजेस वुड बी इंक्रीज बाई 12%। जो आली रेट है वो 12% से मैं इंक्रीज कर दूंगा, यानी कि अभी अगर मैं 25 रुपये दे रहा हूं तो उसको मैं 12% से बढ़ा दूंगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात है वर्कर्स हु परफॉर्म द टास्क इन लेस देन द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 10 आवर्स। अगर किसी ने अपना काम जो है वो 10 घंटे से कम टाइम में कर लिया, एक यूनिट 10 घंटे में बनाना है उससे पहले बना लिया, पर यूनिट वुड बी गिवन अ प्रीमियम ऑफ ₹18 पर आवर सेव। तो वो जितने घंटे बचाएगा, हर घंटे बचाने के लिए मैं उसको 18 रुपये का प्रीमियम पे करूंगा। द कंसल्टेंट इज ऑफ द व्यू that the following efficiencies can be brought about by introducing the above change। वन को हमने incorporate कर लिया, टू देखते हैं। बोलता है 70% of the workers would work more efficiently and improve their efficiency by 20%। 70% ऐसे वर्कर्स होंगे जो वर्कर्स ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे और उनकी एफिशिएंसी जो है वो 20% से इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि एक तरह से कंपनी का जो टाइम है उसको ये लोग बचा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी करंटली क्या होता है, करंटली जो काम है वो कितने घंटे में हो रहा होता है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए करंटली जो काम है ना वो हो रहा होता है 10 घंटे इंटू 1,00,000 यूनिट्स के, ये बन गए 1 मिलियन आवर्स बन गए ना, ठीक है। ये करंट पोजीशन है, क्योंकि एक यूनिट पे 10 घंटे लगते हैं और 1,00,000 यूनिट्स बनाने। अब सवाल ने ये बोल दिया है कि अब इतना टाइम नहीं लगेगा, 70% मजदूर ऐसे होंगे जो 20% एफिशिएंसी से काम करेंगे, विच मीन्स कि अब कितने आवर्स लगेंगे ये कैसे पता चलेगा। देखो 1 मिलियन आवर्स जो है ना, ये सारे यूनिट्स के, इसका 70% लेते हैं, और ये लोग जो है वो 20% ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे, तो अब 80% टाइम लेंगे ना। देखो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ 10 घंटे में बन रही थी और आप 20% एफिशिएंट हो जाते हो, तो उसका मतलब ये हो गया कि आप अब वही चीज़ 8 घंटे में बना लोगे, ठीक है। और बाकी जो 1 मिलियन का 30% है, जिसको भी मैं लिंक कर दूं ना सारी चीज़ों को, बाकी जो 1 मिलियन का 30% है उस पर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। बात को समझ रहे हो। देखो 1 मिलियन घंटे टोटल काम हो रहा है, उसके आप 70% घंटे जो हैं उसको 80% से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो 20% से कम हो जाए, बिकॉज 70% वर्कर ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, और बाकी 30% घंटे ऐसे ही ले लो। सर कोई और वर्किंग है इसकी? हाँ एक और वर्किंग है, वो क्या है? देखो टोटल 1,00,000 यूनिट्स बन रहे है ना। अच्छा, 1,00,000 यूनिट्स का 30% यूनिट्स, 30% यूनिट्स, 1,00,000 का 30%, 1,00,000 का 30%, 1,00,000 का 30% या 30,000 यूनिट्स जो करंट टाइम ले रहे हैं उसी टाइम पे बने, यानी कि 10 घंटे पे बने, ठीक है ना। और बाकी 1,00,000 का 70% यूनिट्स जो हैं वो 10 घंटे नहीं बल्कि 10 का 80%, 10 का 80%, 10 का 80% क्यों? 20% एफिशिएंट हो गए, 56,000 आवर्स में बने, यानी कि अब जो काम पहले 1 मिलियन आवर्स में हो रहा था वही काम जो है वो अब 860,000 आवर्स में हो रहा होगा। ये बात समझ गए हो? ठीक है। अच्छा जी, तो टोटल आवर्स इसका मतलब ये हुआ कि कम हो जाएंगे, ये एक बात हो गई, ठीक है ना। ये एक बात हो गई कि जो टोटल आवर्स हैं वो हमारे कम हो जाएंगे। अच्छा 12% से तनख्वाह भी बढ़ रही है, एक और काम भी हो रहा है, और वो ये है कि
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्कर्स हु परफॉर्म देयर टास्क इन लेस देन द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ 10 आवर्स पर यूनिट would be given a premium of rupees 18 per hour saved. तो बचाए कितने आवर्स हैं? मैं हैपेसेट वर्किंग कर रहा हूँ, आप लोग जब आईकेप का आंसर लिखेंगे तो आप प्रॉपरली लिखिएगा। देखें बचे कितने आवर्स, पहले जो काम 1 मिलियन घंटे में होता था वो 860,000 आवर्स में हो रहा है, 140,000 आवर्स की बचत हो रही है। ठीक है, 140,000 आवर्स की बचत हो रही है। अब हम करंट कॉस्ट ऑफ लेबर देखते हैं। करंट कॉस्ट क्या है सर? करंट कॉस्ट ये है कि करंटली तो लेबर जो है वो 1 लाख यूनिट्स बनाने के लिए 10 घंटे के हिसाब से 1 मिलियन आवर्स काम करता है और 1 घंटे के 25 रुपये लेता है, तो 25 मिलियन में। रिवाइज्ड कॉस्ट क्या होगी? रिवाइज्ड कॉस्ट इस तरह से आ जाएगी कि अब लेबर जो है वो 860,000 आवर्स काम करेगा, 1 घंटे के उसको क्या अभी भी 25 मिलेंगे? नहीं, ये जो 25 रुपये की तनख्वाह है ये 12% से बढ़ाई गई है, तो 1.12 प्लस जितने घंटे बच गए जो कि 1,40,000 घंटे बचे हैं, इन 1,40,000 बचाए हुए घंटों पर 18 रुपये के हिसाब से पैसे देने होंगे कि क्योंकि ये सवाल में लिखा हुआ है कि जितने घंटे बचेंगे उस हर घंटे बचाने पर 18 रुपये का प्रीमियम मिलेगा। तो देखें मैंने तो पहले 860,000 आवर्स को मल्टीप्लाई किया 25 इंटू 1.12 से। 1.12 इसलिए क्योंकि लेबर की पर आवर तनख्वाह 12% से बढ़ी है, 25 रुपये जो है वो 12% से बढ़े, मल्टीप्लाई बाई 860,000, ये लेबर की तनख्वाह हो गई। प्लस जो आवर्स सेव्ड हैं उसको 18 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि जितने घंटे बचाए हैं उस पर 18 रुपये देने हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मटीरियल में तो हमारी सेविंग हो रही थी, कॉस्ट कम हो रही थी, लेकिन लेबर में क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है स्कीम चेंज करने से, क्योंकि रिवाइज्ड ज़्यादा है और जो करंट था वो कम था, यानी कि आप 1.6 मिलियन एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। करेक्ट, इंक्रीज हो गई है ये आपकी लेबर की कॉस्ट। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ओवरहेड्स विल बी रिड्यूस्ड टू 55% ऑफ द रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। ओवरहेड्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और वो रिवाइज्ड जो कॉस्ट ऑफ लेबर है उसका 55% हो जाएंगे। करंट ओवरहेड्स कितने? करंट ओवरहेड्स कितने? करंट ओवरहेड्स के बारे में लिखा हुआ है वेरिएबल ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, और क्योंकि ये पर यूनिट था तो 250 का 60% 150 बनता है, लेकिन हम टोटलिटी पे वर्किंग कर रहे हैं ना, तो करंट लेबर की कॉस्ट ये थी और इसका 60% बन जाता है 15 मिलियन। रिवाइज्ड ओवरहेड्स क्या होंगे? वो बोलता है कि अब जो आपकी रिवाइज्ड लेबर की कॉस्ट निकली है, ओवरहेड्स इसका 55% होंगे, तो ये 14,630 समथिंग बनता है, और इसमें कमी आ रही है 370,000 की सेविंग है। ठीक है जनाब, 370,000 की सेविंग्स है। देखिए एक ये मटेरियल में सेविंग है, लेबर में एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ओवरहेड्स में सेविंग है। थोड़ा सा आप लोग ज़रा फॉर्मेटिंग का ख्याल ज़्यादा रखिएगा जब आप अटेम्प्ट करें। The quality of production will improve and the rate of rejection will be reduced from 4% to 3%. Rejected units are sold for rupees 150 each. अच्छा, अब अगली चीज़ क्या होगी कि करंटली आप जितने भी यूनिट्स बनाते थे ना, उसमें से कुछ रिजेक्शंस होती थी, यानी कि कुछ माल जाहिर सी बात है कि ख़राब होता था। द एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इज़ 100,000। जो एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है वो 100,000 है। 1 लाख यूनिट्स की जो है ना वो एनुअल प्रोडक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये नेट ऑफ रिजेक्शंस है या ग्रॉस ऑफ रिजेक्शंस है ये नहीं लिखा, लेकिन जनरली एनुअल अगर आपको रिक्वायरमेंट लिखी हुई होती है कि भाई एनुअली इतने यूनिट्स बनाने हैं आपको, तो वो नेट होती है, यानी कि लॉसेस के बाद होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सारी जो वर्किंग करी है वो हमने जो है वो 1 लाख यूनिट्स के हिसाब से करिए। 1 लाख यूनिट्स बनाने के खर्चे वगैरह हमने यहाँ पर मेंशन करें, तो यहाँ पर क्लियरली, बहुत क्लियरली तो चीज़ें मेंशन नहीं है, लिहाजा थोड़ी सी एक इस तरह की एम्बिग्यूटी है कि ये एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट जो है 1 लाख यूनिट्स की, ये नेट है या ग्रॉस है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर तो ये ग्रॉस है,
यानी कि 1 लाख यूनिट्स बनाए और उसमें से चीज़ें ख़राब होंगी, तो ये सारी वर्किंग जो हमने करी है हमने 1 लाख यूनिट्स के हिसाब से करी है। लेकिन अगर तो ये नेट है तो इसका मतलब ये कि 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स आपने बनाए होंगे। आप 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स अगर बनाते हो, आप 1 लाख से अगर ज़्यादा यूनिट्स बनाते हो तो उसमें से कुछ ख़राब हो जाएंगे और कुछ जो है वो आप जो है वो बेच दोगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना। तो हम दोनों बातों में से कोई भी एक बात एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने सारी वर्किंग्स अपनी नेट के हिसाब से करी है कि भाई ये हमने प्रोड्यूस करा, अब इसमें से ख़राब होगा, तो हम नेट के हिसाब से भी वर्किंग कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें हम बनाते हैं, पॉइंट 4 में लिखा हुआ है द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन विल इंप्रूव एंड द रेट ऑफ रिजेक्शन विल बी रिड्यूस फ्रॉम 4 to 3%, रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड फॉर 150। देखो, अगर करेंटली आप 1 लाख यूनिट्स बनाते हो तो उसका 4% यूनिट्स जो हैं वो ख़राब होते हैं, और ख़राब यूनिट्स स्क्रैप पर 150 रुपये में बिक जाते हैं। ये वो वाली बात है जो आप प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो कि नॉर्मल लॉस के कुछ यूनिट्स होते हैं, उनकी स्क्रैप वैल्यू होती है, वो स्क्रैप पर बिक जाते हैं और कुछ कॉस्ट जो है उसको कवर कर लेते हैं। ये सारी बातें आपने पढ़ी है ना, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से चलें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे जो प्रोडक्शन थी, जो हम चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें से 4% माल रिजेक्टेड निकलता था और वो 150 रुपये के हिसाब से बिक जाता था, यानी कि 6 लाख रुपए पे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये नॉर्मल लॉस है, यानी कि ऐसा होता ही था कि 1 लाख में से 4% यूनिट्स ख़राब होते थे और एक यूनिट 150 रुपये का बिकता था, यानी कि ये नॉर्मल लॉस वाली ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अब उससे क्या लिखा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन विल इंप्रूव एंड द रेट ऑफ रिजेक्शन विल बी रिड्यूस फ्रॉम 4% to 3%। यानी कि अब जितनी भी चीज़ें होंगी उसका 3% चीज़ें रिजेक्ट होंगी, 3% चीज़ें ख़राब होंगी। 3% चीज़ें रिजेक्ट या 3% चीज़ें ख़राब होने का मतलब ये है कि अब सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का 3% जो भी बनता है मल्टीप्लाइड बाई 150, ये रिकवरी होगी। ठीक है। अच्छा, ये स्क्रैप सेल्स है ना, स्क्रैप सेल्स करंट, स्क्रैप सेल्स रिवाइज्ड। ठीक है जी। इन वर्किंग को ज़रा देख लें, और ये नॉर्मल लॉस और प्रोसेस कॉस्टिंग से रेलेवेंट है, तो उसकी नॉलेज होगी तो फिर ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब करंटली क्या होता है, देखिए ज़रा गौर से। करंटली आपका मटेरियल का खर्चा होता है 20 मिलियन, फिर करंटली आपका लेबर का खर्चा होता है 25 मिलियन, फिर आपके ओवरहेड्स का खर्चा होता है 15 मिलियन। ये 3 खर्चे थे, ठीक है। माइनस जो स्क्रैप का माल होता है वो बिकता है और उससे 6 लाख रुपए की रिकवरी हो जाती है, क्योंकि ये रिकवरी है ना, आपको रिटर्न मिल रहा है। तो 59.4 मिलियन में कितने यूनिट्स आपको पड़ते हैं, आप कितने यूनिट्स बना लेते हो 1 लाख का 96%, क्योंकि 4% तो ख़राब होते हैं ना। तो आपको पर यूनिट क्या हिसाब किताब पड़ता है या पर यूनिट क्या कॉस्ट पड़ती है, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं 619 की। अब क्या हो रहा है, अब ये सारी रिविजन्स के बाद मटेरियल की ये कॉस्ट पड़ रही है, लेबर का क्या खर्चा हो रहा है सर लेबर का ये खर्चा हो रहा है, ओवरहेड्स क्या खर्चा हो रहा है सर ओवरहेड्स का ये खर्चा हो रहा है, और जो माल आपने स्क्रैप में बेचा है अब उससे 4.5 लाख रुपए रिकवर हो रहे हैं। तो ये नॉर्मल लॉस में जैसा ना से रिकवरी होती है वही वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब यूनिट्स 96,000 नहीं, बल्कि यूनिट्स भी जो है वो 1 लाख अगर आप बनाने जाते हो तो उसका 3% ज़ाया होता है, यानी कि 3,000 बनता है। यानी कि ये नेट कॉस्ट है डिवाइडेड बाय नेट यूनिट्स, ठीक है। एक मिनट, अच्छा 3% ले लिया मैंने, सॉरी 97% देंगे ना जो बचे हुए यूनिट, तो 618 कुछ पड़ रहा है, ठीक है।
तो उसने ये पूछा था डिटरमाइन वेदर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू एडॉप्ट द वेज प्लान रिकमेंडेड बाय द इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट। आप अगर देखते हो तो आपकी जो कॉस्ट है ना वो पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, आपका जो वेस्टेज है वो भी रिड्यूस हो रहा। अच्छा, टोटल कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, बट उसके ज़्यादा होने की रीज़न ये है कि आप 1000 यूनिट्स भी तो ज़्यादा बना रहे हो, तो जाहिर है कि टोटल कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो देयरफॉर हमारी जो रिकमेंडेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम इस वेज प्लान को अडॉप्ट करें, बिकॉज इससे कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसका जो प्रोसेस कॉस्टिंग जैसा अकाउंट होता है वो भी बना सकते हो। इस सवाल को बड़े अच्छे से करिएगा और मज़ीद डिस्कशंस हम अगले लेक्चर्स में करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।